प्रणाम। आज वरिष्ठ पत्रकार जो अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, प्रभाष जोशी जी का जन्मदिन है। प्रभाष जी को याद करने का अवसर है और कल अपने एक मित्र कृपाशंकर चौबे जी को जब मैं सुन रहा था, जनसत्ता के दिनों की याद ताजा हो गई। 1991 में कलकत्ता से जनसत्ता की जब शुरुआत हुई, उस टीम में जो लोग शामिल थे उनमें मैं भी था। और जनसत्ता में मेरा प्रवेश कैसे हुआ, मैं पहुंचा कैसे, ये कुछ कुछ चीजें बताने की जरूरत मैंने आज महसूस की। प्रभाष जोशी चूंकि समूह संपादक थे, उस वक्त प्रधान संपादक थे, इसलिए उन तक सामान्य उप संपादक की पहुंच तो संभव नहीं थी। लेकिन जब कभी वो कलकत्ता आए तो लोगों से इस कदर मिले, और बाद के दिनों में जब मैंने जनसत्ता छोड़ा, उसके बाद जो मुलाकातें हुई, गिनी चुनी मुलाकातें और एक बार फोन पर की बातचीत, ये चीजें जब मैं याद करता हूं तो लगता है कि प्रभाष जोशी कितने बड़े थे, कितने बड़े दिल वाले थे। विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं उनको, उनके जन्मदिन पर, और सच्ची बातें भी कुछ कहना चाहता हूं। 1991 का वो अक्टूबर का महीना था जब हम लोगों ने कलकत्ता में इंटरव्यू दिया। रिटन टेस्ट हुआ था, टेस्ट के बाद इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में लास्ट बट वन, यानी पूरी टीम की इंटरव्यू हो गया। आखिरी वक्त से ठीक पहले, हमारे बाद फजल इमाम मलिक थे, उनके पहले मैं शामिल हुआ, मुझे बुलाया गया। और इस बीच सुबह से 9 बजे से लेके शाम के लगभग 4 बज रहे होंगे, 4:30, बिना खाए पिए होटल ताज बंगाल का वो लॉबी जहां हम लोग बैठे हुए थे, वहां जब कॉल आया कि ओम प्रकाश शास्त्री, तो भीतर से जितनी खुशी उतना ही भय था। अंदर जाने के बाद 2 लोग बैठे हुए थे, प्रभाष जोशी और अमित प्रकाश सिंह। अमित प्रकाश सिंह उन दिनों जनसत्ता के न्यूज एडिटर बनाए गए। उनके बारे में थोड़ा और बताना चाहें तो वो त्रिलोचन शास्त्री के पुत्र हैं। अमित जी अभी दिल्ली में हैं, अभी भी सक्रिय हैं, हालांकि जनसत्ता से रिटायर हो चुके हैं। इंटरव्यू में सिर्फ 3-4 सवाल प्रभाष जी ने पूछे। मुझे लगा कि कोई इंटरव्यू ऐसा होगा कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है और अमेरिका की राजधानी कहाँ है, इस तरह के कुछ सवाल होंगे इंटरव्यू में, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं था। उन्होंने पहला सवाल ये पूछा कि अश्क जी, उपेंद्र नाथ अश्क से आपका कोई रिश्ता है क्या? मैंने जवाब दिया था, और बहुत सामान्य ढंग से, कि दूर दूर तक उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। फिर उन्होंने कहा था, फिर अश्क तकल्लुस कैसे आपने रखा? मैंने कहा कि बचपन के दिनों में कविता लिखने की आदत थी, और उन दिनों कवियों को उपनाम रखने की परंपरा चली थी। उसी तहत मैंने अश्क नाम का चुनाव किया, इसलिए कि उस समय तक सिर्फ एक उपेंद्र नाथ अश्क के अलावा कोई अश्क मेरी जानकारी में नहीं था। तो मैंने यह सोचा कि उपेंद्र नाथ अश्क की अब उम्र हो गई है, जब वो गुजर जाएंगे तो उसके बाद जो लिखने पढ़ने की मेरी आदत है, तो शायद उनकी जगह मैं लेके मैं अश्क बन जाऊं।
यह सुनने के बाद उनका दूसरा सवाल था, तो यानी कविताई आज भी करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। क्यों? इसका भी जवाब मैंने उनको दिया कि जिस पेशे में हम लोग हैं उस पेशे में कविता की संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं, मर जाती हैं। उन्होंने पूछा कैसे? मैंने कहा जब डेस्क पर आदमी बैठा होता है तो कोई रिपोर्टर अगर यह सूचना भेजता है कि सर एक बस एक्सीडेंट हो गया, तो बड़े हड़बड़ी में पूछते हैं कि कितने मरे? वो कहता है कि 79 लोग घायल हो गए हैं, मरा कोई नहीं है। जवाब डेस्क इतना निराश होता है, डेस्क पर बैठा आदमी कहता है ठीक है एक छोटी खबर भेज दो। लेकिन जो ही वो कहता है कि 1 दर्जन लोग मर गए, इस तरह हम उछल जाते हैं कि इस एंगल से स्टोरी करो, लाइव स्टोरी करो, घर वालों से मिलो, उनसे मिलो। यानी हमारे लिए उस दिन की बड़ी खबर हो जाती है 12 लोगों के मरने की। ऐसे में संवेदना बचती कहाँ है, इसलिए कविता लिखना मैंने छोड़ दिया। उनका तीसरा सवाल वह भी मुझे नहीं भूलता है। उन दिनों मैंने एक लेख भेजा था जनसत्ता में कि ज्योति बसु कैसे वामपंथी होते हुए भी पूंजीवाद की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। उसके मैंने तार्किक कारण गिनाए थे। संयोग से वो लेख छपा नहीं था, लेकिन अमित जी के पास वो लेख शायद था या उन्होंने उस लेख को देखा होगा। उन्होंने पूछा कि ज्योति बसु के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो मैंने वही रटी रटाई चीजें जो मैंने लेख में लिखी थी मैंने दोहरा दिया। मैंने यही कहा कि ज्योति बसु वैसे हैं तो वामपंथी, लेकिन पूंजीवाद से उनको कोई परहेज नहीं है। हर साल जब विदेश दौरे पर जाते हैं तो लंदन में वो स्वराजपाल और तमाम ऐसे पूंजीपतियों से मिलते हैं, ऐसे उद्योगपतियों से मिलते हैं, जिससे ये लगता है कि वामपंथी होते हुए भी पूंजीवाद के प्रति उनके मन में कोई आकर्षण है। यह सवाल और मेरा जवाब जब उन्होंने सुना तो उन्होंने अंतिम सवाल सिर्फ और सिर्फ यही पूछा कि आपको अभी कितने पैसे मिलते हैं। मैंने बताया, बड़ी ईमानदारी से बताया कि मुझे पे स्लिप में 1503 रुपए मिलते हैं और कट के 1275 रुपए के आसपास मेरे हाथ में आते हैं। आगे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आप कल 83 बीके पाल एवेन्यू में आ जाइए। जब बाहर निकला तो जो लोग इंटरव्यू से लौटे थे सब लोग ही आशान्वित थे, क्योंकि 2 तरह के शब्द इस्तेमाल वहां प्रभास जी कर रहे थे। कुछ को कह रहे थे कि ठीक है इंटरव्यू बढ़िया हुआ आपका, आपको पत्र जाएगा, वो इस खुशी में थे। और जिनको 83 बीके पाल एवेन्यू बुलाया गया, जहां जनसत्ता का दफ्तर बना था, वो एक दूसरे अर्थ में इस्तेमाल होता था, यानी वहां अपॉइंटमेंट लेटर मिलना है। अगले दिन 3 लोग एक साथ हम लोग गए, चूंकि एक ही प्रभात खबर से गए थे। विनय बिहारी सिंह, रंजीव और मैं, हम लोगों ने एक टैक्सी की। उस संयोग से उस प्रसंग में अक्षय उपाध्याय जी याद आते हैं। अच्छे कवि थे, सिनेमा भी बनाया था उन्होंने, एसपी सिंह के साथी थे, जो आज तक के जनक माने जाते हैं। वो टैक्सी पर शेयर में शामिल हो गए और हम लोग आपस में हिंदी में बात कर रहे थे। तो उन्होंने हिंदी सुन के सिर्फ यही पूछा कि आप लोगों को जनसत्ता के ऑफिस जाना है क्या? हम लोगों ने कहा जी। उन्होंने कहा चलिए मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आपको बता दूंगा, वहां से बाएं आप जाएंगे, सीधे जनसत्ता के ऑफिस चले जाएंगे। हम लोग जनसत्ता के ऑफिस गए और प्रभास जी ने बिना किसी बार्गेनिंग के हाथ से 4-6 लाइन की एक चिट्ठी दी इंडियन एक्सप्रेस के पैड पर,
उसमें यही लिखा कि बछावत वेतनमान के ग्रेड 1 में एक इंक्रीमेंट के साथ उप संपादक के तौर पर आपकी नियुक्ति की जाती है। आप 7 अक्टूबर तक ज्वाइन कर लें। आपके और आपके संस्थान की मंगल कामनाओं के साथ, प्रभास जोशी। आश्चर्य की ये 7 लाइन लिखते समय एक शब्द में कहीं कोई कटिंग, मात्रा में कोई कटिंग, साफ सुथरी लिखावट, वो पत्र आज भी मेरे पास है। यह पत्र जिनको बुलाया गया था उनको मिल गया, जिनको नहीं बुलाया गया था उनको पत्र आज तक नहीं गया और न जाना था। वो उनकी अपना तरीका था बताने का, समझाने का। 4 साल में जनसत्ता में रहा। उस दौरान एक ऐसी चीज हुई, एक साप्ताहिक संडे मैगजीन के तौर पर अखबार के साथ, जनसत्ता के साथ मुफ्त वितरित होता था सबरंग। उसके प्रभारी थे अरविंद चतुर्वेदी जी। शायद दूसरा ही अंक रहा होगा। उन्होंने प्रवासी बिहारियों पर, प्रवासी हिंदी भाषियों पर, सच कहें तो प्रवासी हिंदी भाषी शब्द इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होगा, कहा कि एक कवर स्टोरी बना दीजिए। संजोग से मैं बिजनेस पेज देखता था और मेरे पास इस तरह की चीजें थी। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मैंने सारे फैक्ट्स फिगर्स निकाले और लेख तैयार हो गया। लेकिन पेस्टिंग के एक दिन पहले तक उस लेख का सिर्फ इंट्रो नहीं बन पा रहा था कि उसका इंट्रो क्या जाए। और कई दिनों की मशक्कत के बाद अंत में अरविंद चतुर्वेदी जी के सुझाए कुछ शब्द और कुछ एंगल के हिसाब से वो इंट्रो भी बना। और मैं मानता हूं कि मेरे जीवन की सर्वोत्तम कोई अगर रचना है तो वही रचना थी जिसका शीर्षक उन्होंने लगा के कवर स्टोरी बनाई, बलम कलकत्ता निकल गया। कई मित्रों को आज भी वो कवर स्टोरी याद है, बल्कि मेरे गांव के एक शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी हैं, उन दिनों भागलपुर में थे, उनको वो अंक मिला। आज भी वो अंक सजो के रखे हुए हैं। प्रिंट आउट मैंने भी संभाल के रखा था, लेकिन कई जगहों के ट्रांसफर में वो कागज कहां चला गया मैं खुद भूल गया। 4 साल के बाद 1995 में मैंने जनसत्ता छोड़ दिया और पुनः प्रभात खबर में मेरी वापसी होती है। प्रभात खबर में वापसी के दौरान मेरा ट्रांसफर पहले पटना हुआ और संजोग से जनसत्ता छोड़ने के बाद प्रभास जी से मेरी पहली मुलाकात पटना में हुई। वह किसी कार्यक्रम में आए हुए थे। मैंने उन्हें फोन किया, समय मांगा तो उन्होंने कहा कि आ जाइएगा, मैं चलूंगा आपके दफ्तर। मैं गया और प्रभास जोशी साथ में, उसमें बिहार के प्रभार में थे ब्यूरो चीफ के तौर पर सुरेंद्र किशोर जी। दोनों लोगों के साथ मैं दफ्तर लौटा। जो मेरी कुर्सी थी जिस पर मैं बैठता था, मैंने प्रभास जी को कहा कि आप आइए बैठिए इस पर, और मैं सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। बार बार कहने के बावजूद प्रभास जी ने उस कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया और कहा कि इतनी ही श्रद्धा है तो मैं योग्य आदमी का नाम प्रस्तावित करता हूं, आप सुरेंद्र किशोर जी को उस पर बैठाइए और उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। उसके बाद सुरेंद्र किशोर जी की ईमानदारी के बारे में उन्होंने कई ऐसे प्रसंग सुनाए, चारा घोटाले के जमाने से लेकर और बाद के समय तक, और कलकत्ता में संपादकीय के ऑफर से लेके उनके इनकार करने तक की बात उन्होंने बताई। उसके बाद शायद पहला मौका था, नाम तो मैं जानता था चूंकि एक ही अखबार से हम लोगों की शुरुआत हुई थी, हमसे वो बड़े थे। वो सारण संदेश एक अखबार हुआ करता था, साप्ताहिक अखबार था। प्रभास जी ने पत्रकारिता के जो भी आयाम थे, बल्कि वो सारा प्रसंग सुरेंद्र किशोर जी की बिहार की पत्रकारिता और ईमानदारी पर केंद्रित रहा। सब कुछ
उन्होंने बताया सुनाया, फिर वो विदा हुए। 2 और मुलाकातें उसके बाद रांची में हुई, जो प्रभात खबर के कार्यक्रमों में ही वो शामिल होने आए थे, और चूंकि मैं जनसत्ता में रह चुका था इसलिए उनको लाने ले जाने की जिम्मेवारी मेरी होती थी। उस दौरान बातचीत होती रहती थी, कई तरह की बात होती थी। उनका सामान्य ढंग से ड्राइवर से संवाद करना और ड्राइवर के माध्यम से कई ऐसी चीजें निकालना जो उसी दिन शाम को उन्होंने कागज कार्य लिखा। वो 3 पेज का कागज कार्य जिसको अगले दिन छपना था, फैक्स करने में तकनीकी कारणों से मुझे 4 घंटे समय लगे। लेकिन वो जो कॉपी मैंने देखी, अपने जीवन में किसी संपादक उप संपादक की वैसी कॉपी नहीं देखी कि 3 पन्ने की वह लिखावट और एक शब्द पर कहीं भी कटिंग के निशान नहीं थे। उसी दौरान प्रभास जी संपादकीय विभाग में आए और कहा, 2 चीजें मैं याद करता हूं कि हरिवंश को देखकर मुझे अपने छोटे भाई की याद आती है, और यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू थे। शायद उनके छोटे भाई गुजर गए थे। अगले ही पल उन्होंने कहा कि यहां का माहौल देख के मुझे मन करता है कि मैं एक दिन आप लोगों के साथ बैठकर अखबार निकालूं। यह प्रभात खबर की टीम, प्रभात खबर अखबार या हरिवंश जी के लिए कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट था समझा जा सकता है। दूसरी मुलाकात जहां तक मुझे याद है, मरने के ठीक पहले 2008 में हुई, रांची में हुई। वो एक कार्यक्रम में आए हुए थे और 2 लोग हम लोग मिलने गए। एक निराला जो उन दिनों प्रभात खबर में ही थे, और मैं एक होटल में ठहरे हुए थे। वहां मैंने जाना कि उनकी तबीयत खराब कैसे रहती है और कितनी दवाएं खानी पड़ती हैं। उन्होंने कपड़े पहने, धोती पहना, बड़े सलीके से कुर्ता पहना, और कुर्ते के फाड़ में कुर्ता फैलाकर, फाड़ उसी को हम लोग बोलते हैं, कुर्ता फैलाकर एक एक करके कम से कम 7-8 टैबलेट निकाले। उसमें से एक टैबलेट खिसक कर कहीं नीचे गिर गया, और उस टैबलेट की खोज में हम लोगों ने उस कमरे में आधे घंटे की कसरत की। अंततः उन्होंने कहा कि जाएगा कहां, आप इस पलंग को थोड़ा सा खिसकाते हैं। हम लोग खिसकाने पर वो अंततः नीचे गिरा हुआ मिला। फिर वो उठाए और लेके खाए, इंसुलिन का इंजेक्शन लिया और कहा कि चलिए नाश्ता करते हैं। उसी दौरान कई बातें हुई। 2008 का वो वक्त, मंदी का दौर उस समय भी चल रहा था, अखबारों की हालत खराब थी, छटनी हो रही थी। तो मैंने पूछा कि भैया, उनको मैं भैया ही कहता था, कभी ये सर कहने की नौबत अखबारों में रहते मुझे नहीं आई है। जहां भी एक घरेलू संबंध के तौर पर मैं लोगों से मिलता रहा हूं, हरिवंश जी को भी आज भी मैं कहता हूं, और जब वो मेरे प्रधान संपादक होते थे तब भी मैं भैया कहता था, और जिन दिनों मैं उप संपादक था तब भी भैया कहता था। इसलिए प्रभास जी को भी भाई साहब और भैया के अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। जब उनसे पूछा कि भैया आपने भी मंदी देखी कि नहीं कभी, मेरे लिए तो पहली मंदी थी 2008 वाली, तो उन्होंने जो मुझे समझाया, कहा कि हाँ मैंने देखी है। अखबारों के पन्ने घट जाते हैं, अखबारों के कलर पेज घट जाते हैं, अखबारों के एडिशंस कम हो जाते हैं, प्रिंट ऑर्डर घटा दिए जाते हैं, लोगों की छटनी होती है, तनख्वाह कम की जाती है। ये तमाम चीजें उन्होंने बताई, जिससे ये लगा कि अखबारों में मंदी के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं, एक वह ज्ञान था। और वो शायद मेरी आखिरी मुलाकात थी। एक और मुलाकात फोन पर हुई, वो सिलीगुड़ी गए थे, और जब ये पता चला, वहां मेरे तब के संपादक होते थे दिलीप दुगड़। जब उन्होंने बताया कि प्रभास जी आए हुए हैं, दिलीप दुगड़ भी सिलीगुड़ी से काफी दिनों तक जनसत्ता के लिए खबरें भेजते रहे थे, तो मैंने कहा कि उनसे आग्रह करके और एक बार बात कराइए और दफ्तर ले आइए, दफ्तर में जो कुछ सुनाए वो बात कीजिएगा।
दिलीप दुग्गड़ ने उनसे बात कराई तो उनका एक सवाल था प्रभास जोशी का, तब मिस्टर बलम कलकत्ता निकल गए, संपादकी हो रही है कि मैनेजरी हो रही है। एग्जैक्टली उन्होंने वर्ड यूज किया, एडिटरी हो रही है या मैनेजरी हो रही है। मैंने सीधे सीधे उनको कहा कि भैया आप सब कुछ जानते हैं, समय बदल चुका है, ज्यादा वक्त एडिटरी में नहीं मैनेजरी में जाता है। तो उनकी सलाह थी कि एडिटरी मत छोड़िए, वही आपको बचाएगा, वही आपको लोगों के बीच चर्चित रखेगा। और बलम कलकत्ता निकल गए 91 की बात, 2008 तक वो शीर्षक उनको याद था। इसलिए मैं उनको मानता हूं कि चीजों की परख उनकी कितनी बड़ी थी, कितनी दूर तक थी, समझ कितनी थी। यह उनसे संबंधों, संपर्कों और मुलाकातों का मैंने जिक्र किया। उनके लेखन, व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो चर्चाएं होती रही हैं, खास करके मेरे अत्यंत करीबी मित्र जो वर्धा विश्वविद्यालय में हैं, कृपाशंकर चौबे जी, कल फेसबुक लाइव में 2 चरणों में उनके बारे में काफी कुछ चीजें बताई। उन चीजों पर मैं चर्चा करना नहीं चाहता हूं। अगर आप उसे जानना सुनना चाहें तो उनके फेसबुक पेज पर चले जाइए, कृपाशंकर चौबे जी के, और आप वो एपिसोड देख सकते हैं। यह सिर्फ मैं आज इसलिए बात कर रहा हूं कि जो अनछुए पहलू, जिस आदमी में ये परख थी, उस दौर में भी जो आदमी यह कहता हो कि एडिटरी जरूरी है, मैनेजरी काम नहीं आएगी, ये मैं कभी नहीं बोलता हूं। दूसरी लाइन थी उनके किसी लेख की जो आज भी प्रासंगिक है, बल्कि आज और ज्यादा प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि युग जो आ गया है, जमाना जो आ गया है, इस जमाने में पूंजी ब्रह्म है और मुनाफा मोक्ष। जो लोग पूंजी को ब्रह्म और मुनाफा को मोक्ष मानते हैं, उनसे पत्रकारिता की भलाई की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती है। यह एक उस पत्रकार जिसके बारे में इतने दिनों बाद भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं, उस आदमी की टिप्पणी यह थी। और उनके ही किसी लेख में, उनके लेख में नहीं, भारतीय भाषा परिषद के किसी कार्यक्रम में कलकत्ता में उन्होंने ये बात कही थी। मैंने उस लाइन को गांठ बांध ली और अपने कई प्रभास जी आंदोलन की उपज थे। ये कृपा जी ने कल बता दिया था कि विनोबा जी के साथ कैसे हो रहे, और एक आंदोलनकारी स्वरूप था, इसलिए वो शुरू से ही ऐसे मुद्दे उठाते थे जिस पर आंदोलन चले। वो चाहे सती का मुद्दा हो या पितृपुरुष कहने का मुद्दा हो रामनाथ गोयनका को, या जो कुछ भी हो, खेल का विवाद हो, किसी भी मामले में वो ऐसे मुद्दे उठाते थे जिससे आंदोलन छिड़ जाए। और मैं मानता हूं कि पत्रकारिता में आखिरी पीढ़ी थे प्रभास जोशी संपादकों की, जिन्होंने प्रबंधन को भी ठेंगे पर तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रबंधन की शर्तों पर चलने के बजाय अपनी शर्तों पर चलना उचित समझा, अपने अंदाज में काम करना उचित समझा। एक नया शऊर दिया भाषा को, अखबारी भाषा को, अखबारी शब्दावली को। पहली दफा जब चिरकुट शब्द का प्रयोग, कि चिरकुट नेताओं, छोटे नेताओं के लिए एक चिरकुट नेताओं शब्द का इस्तेमाल जनसत्ता में हुआ, और प्रभास जी ये बराबर कहते भी थे कि जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख। वो काठमांडू नहीं कहते थे, वो काठमांडू लिखवाते थे। इस तरह के शब्दों के साथ अपनी टीम की ट्रेनिंग देके
जो आदमी अंग्रेजी पत्रकारिता से आया, यानी आज जो अंग्रेजी पत्रकारिता तथ्यों के मामले में सबसे उल्लेखनीय मानी जाती है, सबसे ज्यादा चर्चित होती है कि तथ्य उसमें होते हैं, हिंदी वालों में भाषणबाजी होती है, लेकिन प्रभास जी ने अंग्रेजी के तथ्यों को तो लिया, लेकिन हिंदी के शब्दावली को, हिंदी की उपेक्षा नहीं की, बल्कि उसके शब्दों को और आसान बना के इतना मांझ दिया, अपनी टीम को इस कदर ट्रेनिंग दी कि वह टीम आज भी उन शब्दों को इस्तेमाल करती है, लिखती है, पढ़ती है, बोलती है। उन्होंने सीधे कहा कि मुझे तत्सम शब्दों से परहेज है। आम बोलचाल की भाषा में हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्द भी अगर इस्तेमाल होते हैं तो आप उसका प्रयोग कीजिए। आप डॉक्टर लिखिए, चिकित्सक मत लिखिए। आपकी भाषा वैसी होनी चाहिए, किसी बिल्डिंग का दरवान या रिक्शा वाला तो आसानी से पढ़ ले, एक विद्वान भी पढ़कर उसको समझ ले। हालांकि उनकी भाषा को लेकर भी विवाद चलता रहा है। एक तबका उनकी भाषा को यह कह करके कि उन्होंने भाषा का मजाक उड़ाया, हिंदी भाषा के साथ खिलवाड़ किया, ये सारी चीजें हुई। तो आज जब मैं कल सुन रहा था कृपाशंकर चौबे जी को, तो उनके दूसरे आयाम, दूसरे व्यक्तित्व और उनके बैकग्राउंड की तमाम चीजें आई, लेकिन निजी तौर पर जो अनुभव मेरे रहे, उसी तरह के अनुभव हर आदमी को होंगे उनके साथ रहने के। उन अनुभवों को साझा करने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ी या मौजूदा पीढ़ी, इस दोनों को पता चले, इन दोनों पीढ़ियों को पता चले कि जिस पत्रकारिता को लेकर आज सवाल उठ रहे हैं, जिस पत्रकारिता को गाली दी जा रही है, उसी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐसा संपादक ने एक ऐसा अखबार निकाला जिसको सुदूर नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में बैठकर मैं सुबह का अखबार शाम को देखता था, जो एक दिन पुराना डाक का एडिशन होता था, और धर्म ग्रंथ की तरह उस अखबार को हम लोग संभाल और सजो के रखते थे। वैसा अखबार निकाला और यह भी सुनते रहे कि जब भोपाल में दंगे की खबर आलोक तोमर ने लिखी तो उस अखबार की कतरन 10-10 रुपए में, 5-5 रुपए में बिकी। एक वक्त ऐसा आया, इतना डिमांड बढ़ा उस अखबार का, सिर्फ दिल्ली से छपता था, पूरे देश में हो जाता था, 2-2 दिन बाद कई जगहों पर पहुंचता था, कि प्रभास जोशी को एक टिप्पणी पहले पेज पर लिखनी पड़ी थी कि माफ कीजिए, अब और नहीं छाप सकते हैं, आपस में मिल बैठकर पढ़िए या जोरक्स करा के पढ़िए। पत्रकारिता की जा सकती है, पत्रकारिता की धार बनाई जा सकती है, पत्रकारिता की मर्यादा बची रह सकती है अगर हम उन मूल्यों, उन मानकों पर काम करें। हमने मूल्य भुला दिए, हमने मानक भुला दिए, हमने लिखने की आजादी छीन ली, हम दूसरे के डिक्टेशन पर चल रहे हैं, सरकारों के डिक्टेशन पर चल रहे हैं, राजनीतिज्ञों के इशारे पर चल रहे हैं, उनके कहने पर खबरें रुकती हैं, उनकी कहने पर खबरें छपती हैं। ऐसे में अगर न्यू मीडिया, सोशल मीडिया, जिस पर 50% सूचनाएं और खबरें गलत होती हैं, लेकिन जो 50% सही भी हैं, वो इसलिए उनका क्रेज बढ़ रहा है कि अखबारों के प्रति या मीडिया के जो दूसरे पारंपरिक माध्यम है उनके प्रति जो रुझान घटा है, पत्रकारिता का जो ह्रास हो रहा है, जो पत्रकार गालियां सुन रहे हैं, जो खुद अब पत्रकार कहने में संकोच करते हैं, उनके लिए प्रभास जोशी की पत्रकारिता आदर्श है। और उस आदर्श को अगर जीवन में किसी ने अपना लिया, ये छोटे स्तर पर संभव नहीं है, यह उपसंपादक और संवाददाता के स्तर पर नहीं है, यह संपादकों के स्तर पर तय करना होगा कि संपादक झुकते हैं
बिकते हैं या पत्रकारिता करते हैं। संभव है इस होड़ में वो पीछे छूट जाए, उनकी कोई कद्र ना हो। लेकिन पत्रकारिता को अगर बचाना है, अगर पत्रकार की मर्यादा और इज्जत बचाए रखनी है, तो प्रभास जोशी जैसा काम करना पड़ेगा, उनके रास्ते पर चलना पड़ेगा। आज उनके जन्मदिन पर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नमस्कार।